फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री के 5th चैप्टर का 3rd पार्ट, जिसका नाम है यंत्रों के नजरिए। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स कर लिए थे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। अगर उसके बारे में थोड़ा सा देखें तो वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने 5 मेन पॉइंट्स पढ़े थे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो था अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, वो भारत कब आए, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने इनकी एक रचना के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम है किताब उल हिंद। इसमें जब वो उन्होंने यात्रा की थी भारत की, तो उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या नया देखा, अलग देखा, इन सभी चीजों का वर्णन किताब उल हिंद में किया गया है। सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा था इब्न बतूता के बारे में। वो भारत कब आए, उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सब चीजें हमने इसके बारे में पढ़ी थी। और इनकी भी एक रचना है जिसका नाम है रिहला, इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था। थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा था फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ के थे, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, वो भारत कब आए, ये सारी चीजें हमने इनके बारे में पढ़ी थी। और साथ ही साथ इनकी एक रचना भी है जिसका नाम है ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर। ये मैं एक बार यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, ब्लैंक छोड़ रही हूँ, क्योंकि इसके बारे में हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ा था जो अल बरूनी है, उनकी जाति व्यवस्था को लेकर क्या सोच थी। वो जाति व्यवस्था वो मानते थे या फिर नहीं मानते थे, उन्हें ये मान्यता अच्छी लगती थी या फिर नहीं लगती थी, इसके बारे में हमने इसमें पढ़ा था। फिफ्थ पॉइंट में हमने पढ़ा था इब्न बतूता जब भारत में आए थे तब सारा कुछ उनके लिए अनजाना था, अनजान जगह थी, अनजान शहर थे, और उसमें उनको हर एक चीज देखने की जो उत्सुकता थी उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा था। तो इस तरह से डेफिनेशन लिखी हुई है, इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। इसके अंदर भी हमने 3 पॉइंट्स और पढ़े थे। पहला पॉइंट था और नारियल, सेकंड पॉइंट था हमारा शहर, और थर्ड पॉइंट था संचार प्रणाली। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा था अल बरूनी के बारे में, अल बरूनी और उनकी एक कृति भी है किताब उल हिंद। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा इब्न बतूता के बारे में, इनकी एक कृति है रिहला। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, इनकी भी एक ग्रंथ है जिसका नाम है ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर। ये मैंने नहीं लिखा है, थर्ड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ा कि अल बरूनी की जाति व्यवस्था को लेकर क्या सोच थी, वो जाति व्यवस्था को मानते थे या फिर नहीं मानते थे। और फिफ्थ पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा, इसमें भी आगे 3 पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट था नारियल और पान, सेकंड पॉइंट था शहर, और थर्ड पॉइंट था संचार प्रणाली। तो ये सारी चीजें हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में पढ़ ली थी। यदि आपने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पार्ट थर्ड पे। जो हम पार्ट थर्ड में पढ़ने वाले हैं उसमें मेनली 2 टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है वो है बर्नियर तथा विकसित पूरब, और जो सेकंड टॉपिक है वो है महिलाओं के बारे में। तो इसमें आपकी जो हेडिंग दी हुई है वो है 6th हेडिंग। उसका नाम क्या है, बर्नियर तथा विकसित पूरब। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरब शब्द का प्रयोग यहाँ पे किस लिए हो रहा है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि पूरब शब्द का प्रयोग यहाँ पे किस लिए हो रहा है, तब आप इस हेडिंग का मतलब नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे पूरब शब्द का प्रयोग भारत के लिए हो रहा है। यदि कहीं लिखा हुआ आ जाए पश्चिमी देश, उसका अर्थ है यूरोपीय देशों के लिए, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन ये सारे देश आते हैं, वो यूरोपीय देश हो गए। वापिस से समझा देती हूँ, बर्नियर तथा विकसित पूर्व में पूरब शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया, ये मुगलकालीन भारत है। और यदि कहीं पश्चिमी लिखा आ जाए तो उसका अर्थ है यूरोपीय देशों के लिए। तो इतना मैंने आपको समझा दिया। जैसा मैंने आपको सेकंड वीडियो में भी बताया था कि कोई भी यात्री जब यहाँ पे आया था तो उसने उसकी तुलना उस जगह से की थी जिससे वो अच्छी तरह से परिचित था। इब्न बतूता ने भी इस तरह से किया, अल बरूनी ने भी इस तरह से किया, और फ्रांसवा बर्नियर ने भी इसी तरह से किया। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको।
मैं भारत में रह रही हूँ, मैं भारत की संस्कृति, भारत के रीति रिवाज, भारत के पहनावे, हर किसी चीज से अच्छी तरह से परिचित हूँ। अब मैं कभी फ्रांस में जाऊंगी तो मैं उसके साथ तुलना करूंगी, भारत में ऐसा था, फ्रांस में ऐसा है, कुछ सिमिलैरिटीज देखूंगी, कुछ डिफरेंसेस देखूंगी, यानी हर कोई चीज मैं वहां पे देखूंगी। इस तरह से हर कोई इसी तरह से करता है, अगर आप जाओगे तो आप भी इसी तरह से करोगे। ऐसा ही फ्रांसवा बर्नियर ने किया, वो यूरोप से अच्छी तरह से परिचित थे क्योंकि उनका जन्म यूरोप में हुआ था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फ्रांसवा बर्नियर इनका पूरा नाम था, तो आप फ्रांस से याद कर सकते हैं कि इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। फ्रांस कहाँ है? यूरोप में है। तो वो यूरोप की संस्कृति, यूरोप के रीति रिवाज, यूरोप के पहनावे, हर किसी चीज से अच्छी तरह से परिचित थे। अब वो कहाँ आ गए? अब वो आ गए भारत में। तो भारत की मतलब जो रीति रिवाज है, पहनावे है, संस्कृति, कला, साहित्य, जितनी भी चीजें हैं, उससे वो परिचित हो रहे हैं, उसे वो जान रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? यूरोप की भारत के साथ उन्होंने तुलना की और भारत को उन्होंने क्या कहा? भारत को उन्होंने निम्न कोटि का बताया। भारत को उन्होंने अपविकसित बताया। वापस से समझा देती हूँ, जब वो भारत में भारत को देखा तो इन दोनों चीजों की तुलना उन्होंने की, यूरोप और भारत की। उन्होंने भारत को निम्न कोटि का बताया और साथ ही साथ उन्होंने भारत को अपविकसित भी बताया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रांसवा बर्नियर की एक बुक है जिसका नाम क्या है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। उसमें भारत और यूरोप की तुलना भी की गई है और साथ ही साथ उन्होंने जब भारत की यात्रा की थी उसके बारे में भी इसमें लिखा गया है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। यहाँ पे मुगल एम्पायर क्यों आया है? क्योंकि जब बर्नियर भारत में आए थे तो वहाँ पे मुगलों का शासन था, मुगलों का राज था, मुगल यहाँ के सम्राट थे। इस कारण से इन्होंने कहा है मुगल एम्पायर, क्योंकि जब वो भारत में आए थे तब यहाँ पे मुगलों का शासन था। उन्होंने तुलना किसकी की है? मुगल कालीन भारत की उस टाइम के यूरोप के साथ उन्होंने तुलना की है। तो ये चीज आपने अच्छी तरह से याद करनी है। और उसके बाद में जो आपका पॉइंट 6.1 लिखा हुआ है वो है भूस्वामित्व का प्रश्न। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पॉइंट 6.1 भूस्वामित्व का प्रश्न। अब बर्नियर ने ये कहा कि सबसे बड़ा अंतर यूरोप और भारत में तो यही है कि अगर हम यूरोप की बात करें तो उसमें जो भी भूमि है वो निजी व्यक्ति के नाम है, यानी उसका जो मालिक कौन है? निजी व्यक्ति। समझा देती हूँ, ये इतना बड़ा यूरोप है, अगर उसमें भूमि का इतना सा टुकड़ा वो किसी और व्यक्ति के नाम है, इतना टुकड़ा किसी और व्यक्ति के नाम, इस तरह से भूमि टुकड़ों में बंटी हुई है, अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर बंटी हुई है। इस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पे यूरोप में जितनी भी भूमि है वो निजी व्यक्ति के नाम पे है, यानी सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं है, शासक वर्ग का उसमें कोई हाथ नहीं है, और भूमि टुकड़ों में बंटी हुई है, उस पे छोटे से हिस्से पर वो उसका कोई और व्यक्ति उसका मालिक है। लेकिन उन्होंने कहा भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में जितनी भी भूमि है वो सारी की सारी किसके नाम है? शासक वर्ग के नाम है, यानी जो वहाँ की जनता है, वहाँ की जो प्रजा है उसके नाम भूमि नहीं है, वो भूमि की मालिक नहीं है, जबकि जो शासक वर्ग है वहाँ पे जो शासन कर रहा है उसके नाम ही सारी भूमि है। अब उन्होंने ये भी बताया कि इससे बहुत ज्यादा लॉस होता है जनता को। इससे क्या लॉस होता है? इससे विकास की जो दर होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, विकास की गति क्या हो जाती है? मंद होने लग जाती है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। ये इतना बड़ा भूमि का टुकड़ा है, ये मेरे नाम है, ये कृषि भूमि है, कृषि भूमि। अब ये मेरे नाम है, अगर इसमें जो प्रॉफिट होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, अगर इसमें लॉस होगा तो वो मेरा लॉस होगा। तो मैं इस पर अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगी कि मैं इसमें जितना अच्छा दूंगी वो उतना ही ज्यादा अच्छा मुझे देगा, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मुझे होगा। इसलिए मैं मेरा बेस्ट करूंगी, जो मैं अच्छे से अच्छा कर सकती हूँ वो मैं अच्छे से अच्छा करूंगी। तो इससे क्या होगा? विकास तेज गति से होने लग जाएगा, क्योंकि उसमें मेरा भी प्रॉफिट हो रहा है और साथ में इसका भी प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में क्या है? ये सारी की सारी भूमि किसके नाम है? शासक वर्ग के नाम है।
अब ये भूमि शासक वर्ग के नाम तो है, लेकिन इसमें जो काम कर रहे हैं वो कौन काम कर रहे हैं? श्रमिक काम कर रहे हैं, वहां की जो प्रजा है वो काम कर रही है। अब प्रजा यहाँ पे जो कुछ भी कर रही है उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है? इनकम मिल रही है, मुनाफा मिल रहा है, लेकिन उसके कारण भी बाद में उसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि जितनी तो उसे इनकम मिल रही है उतना तो उसे भू टैक्स यानी भू कर देना पड़ रहा है, यानी जितना वो कमा रहा है उतना उसे टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो नाम मात्र का हो रहा है, यानी हो ही नहीं रहा है प्रॉफिट। इस कारण से जिसमें विकास होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इस स्थिति में इन्होंने ये भी समझाया। और इसमें एक और स्थिति उत्पन्न होती है कि अब मैंने आपको बताया था कि जो भूमि है वो किसी एक वर्ग के नाम है, जिसके नाम सारी की सारी भूमि है वो तो हो जाएगा अमीर वर्ग, वो बहुत ज्यादा अमीर है। और जिसके नाम बिल्कुल भी भूमि नहीं है, वो उस भूमि पर काम कर रहा है एज ए श्रमिक के रूप में, वो हो जाएगा गरीब वर्ग। ये बहुत ज्यादा गरीब है और ये बहुत ज्यादा अमीर है। अब अमीरों की जो जनसंख्या है वो तो है बहुत थोड़ी, मतलब जो लोग होंगे वो तो बहुत थोड़े होंगे, लेकिन ये होंगे बहुत ज्यादा अमीर। जो गरीब होंगे यहाँ पे वो बहुत ज्यादा लोग होंगे, यानी गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा गरीब होंगे। अब बर्नियर ने ये कहा कि इससे जो बीच की स्थिति है, यानी जो मध्यम वर्ग है, यानी जो न ही ज्यादा अमीर है और न ही ज्यादा गरीब है, मिडिल क्लास है, तो फिर वो यहाँ पे है ही नहीं, यानी मिडिल क्लास लोग यहाँ पे पाए ही नहीं जाते, नाम मात्र के पाए जाते हैं। तो ये वाली बात किसने कही? बर्नियर ने कही। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की जो भूमि है वो दलदली है, जो कृषि क्षेत्र है वो दलदली है, यहाँ पे झाड़ फूस उगे हुए हैं, ये सारी चीजें उन्होंने कही। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये सुनने को मिलेगी, यदि आप कोई मुगल कालीन दस्तावेज देखते हैं, यानी सरकारी मुगल दस्तावेज देखते हैं, तो उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो भूमि थी वो पूरी की पूरी शासक वर्ग के नाम थी या किसी एक व्यक्ति के नाम थी। मुगल कालीन दस्तावेज में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि पूरी की पूरी भूमि, यानी जितनी भी उस टाइम की भूमि थी वो सारी की सारी किसके नाम थी? किसी एक व्यक्ति के नाम थी। इससे क्या पता चलता है कि भूमि टुकड़ों में बंटी हुई थी और उसपे अलग अलग व्यक्ति उसके मालिक थे। और जो अबुल फजल है, इसमें आपको नाम भी मिलेगा, अबुल फजल, उन्होंने ये कहा है जो भी प्रजा है जो टैक्स दे रही है वो भूकर नहीं है, भूकर वो बिल्कुल भी नहीं है, यानी भूमि पर लगने वाला कर वो नहीं है। अबुल फजल ने क्या बताया? अबुल फजल ने बताया कि वो उपज पर लगने वाला कर है। फिर से समझा देती हूँ। अबुल फजल ने क्या कहा कि जो भी प्रजा टैक्स दे रही है वो भूकर नहीं है, वो बल्कि उपज पर लगने वाला कर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भूमि है वो एक व्यक्ति के नाम नहीं है, अलग अलग टुकड़ों में बंटी हुई है, निजी व्यक्तियों के नाम है, निजी व्यक्तियों के नाम है वो भूमि और वो ही उनके मालिक है। इससे हमें ये पता चलता है। लेकिन फ्रांसवा बर्नियर ने क्या कहा कि जितना वो कमाते हैं उतना उन्हें भूकर देना पड़ जाता है और सारी की सारी भूमि ही क्या है? शासक वर्ग के नाम है। तो इस तरह की स्थिति आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगी। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पॉइंट 6.3, जिसकी जो हेडिंग है, डेफिनेशन है वो है एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। अब इसमें मैं आपको अच्छी तरह से समझा देती हूँ। 6.3 है एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई एक यात्री एक स्थान पर तो ये कह रहा है कि जो व्यापारी है उनका धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जितना वो उनको व्यापार से मुनाफा होता है उतना तो उन्हें टैक्स खुद चुकाना पड़ जाता है। इस कारण से उनका धीरे धीरे पतन हो रहा है, वो धीरे धीरे मतलब उनकी संख्या कम हो रही है और वो बहुत ही ज्यादा शोषण की स्थिति में है। दूसरी तरफ वही यात्री ये भी लिख रहा है कि भारत का जो व्यापार था वो बहुत ही ज्यादा उन्नत था, क्योंकि भारत के मलमल या फिर सूती कपड़ा, रेशम हो गया, इन सारी चीजों का
दूसरे देशों में यानी बाहरी देशों में बहुत ज्यादा इस चीज की मांग थी। तो यहाँ से भारत का मलमल, सूती कपड़ा, रेशम, ये सारी चीजें वहां पे निर्यात होती थी और उसके बदले में भारत में क्या आता था, सोना और चांदी उसके बदले में भारत में आता था। सोना और चांदी उसके बदले में भारत में आता था। तो दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि भारत में बहुत ज्यादा अच्छा था, उसके बदले में सोना और चांदी आता था, इससे उनको बहुत ज्यादा मुनाफा होता था, वो धीरे धीरे लाभ कमाते रहते थे। ये स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। एक यात्री जहां कह रहा है कि वहां के जो व्यापारी थे उन्हें बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको जितना कमाना होता था उतना तो वो टैक्स दे देते थे। और दूसरी जगह वही यात्री ये भी कहेगा कि जो सोना और चांदी है उसके बदले में आता था, क्योंकि वहाँ के जो मलमल, सूती कपड़ा, इन सारी चीजों की विदेशों में बहुत ज्यादा मांग थी, तो उन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट होता था। तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। यदि हम बात करें भारत की उस टाइम की नगरीय जनसंख्या की, यहाँ पे मुगलकालीन भारत की बात हो रही है। तो अब ये जो फ्रांसवा बर्नियर ने है, उन्होंने ये बताया कि उस टाइम में भारत की कुल जनसंख्या का 15% क्या थी, नगरीय जनसंख्या। यदि हम इसकी यूरोप के साथ तुलना करें, यानी इस जनसंख्या की यूरोप के साथ तुलना करें, तो ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस टाइम में यूरोप में इतनी ज्यादा नगरीय जनसंख्या नहीं थी। लेकिन फिर भी फ्रांसवा बर्नियर यहाँ के नगर को क्या कहते हैं, यहाँ के नगर को वो शिविर नगर कहते हैं। फिर से समझा देती हूँ, भारत की उस टाइम में कुल जनसंख्या का 15% क्या था, नगरीय जनसंख्या था। लेकिन जो फ्रांसवा बर्नियर है वो यहाँ के नगर को शिविर नगर कहते हैं। उन्होंने इसके पीछे कारण भी दिया है कि उन्होंने इसे शिविर नगर क्यों कहा है। उन्होंने कहा है अगर कहीं राजकीय दरबार लगते थे, ये जो साइन है ये आप समझ लीजिए राजकीय दरबार का है। राजकीय दरबार अगर किसी स्थान पर लगेंगे तो आसपास के लोग आकर वहां पे बसना स्टार्ट हो जाएंगे और वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, नगर बन जाएगा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा, राजकीय दरबार यहाँ से हटकर किसी और स्थान पर चले जाएंगे, क्योंकि राजकीय दरबार टेम्परेरी होते थे, परमानेंट नहीं होते थे, अस्थायी होते थे। तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा कि अब ये राजकीय दरबार तो यहाँ से हटकर उस स्थान पर चले गए, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे जितने भी लोग आकर बसे थे, जो नगर बना था, वहां से भी धीरे धीरे लोग जाने लग जाएंगे। अब लोग यहाँ से धीरे धीरे जाने लग जाएंगे तो ये नगर धीरे धीरे पतन की स्थिति में आ जाएगा। धीरे धीरे इसका जो विकास है वो कम हो जाएगा, पतन होने लग जाएगा। इस कारण से ये नगर थोड़े देर के लिए बने रहते थे। यानी यहाँ के जो नगर होते थे वो क्या थे, अस्थायी थे, टेम्परेरी थे, परमानेंट नहीं थे, अस्थायी थे। इस कारण से जो शिविर होते हैं वो भी अस्थायी होते हैं। आपने शिविर के बारे में सुना पढ़ा होगा, वो भी अस्थायी होते हैं। तो इस कारण से जो फ्रांसवा बर्नियर है उन्होंने यहाँ के नगरों को अस्थायी होने के कारण शिविर नगर की उपाधि दी है। शिविर नगर की इन्होंने इसमें संज्ञा दी है। इससे आगे जो पॉइंट आता है वो है सेठ का। तो अगर हम देखें कि जो व्यापारिक वर्ग होते थे, जो व्यापारी होते थे, उनका एक समूह होता था। व्यापारियों का जो संगठन है, समूह, व्यापारी जो सभी व्यापारी होते थे उनका एक समूह होता था। आपने आज के टाइम में भी देखा होगा कि डॉक्टर्स का भी समूह होता है, अध्यापक का होता है, इसी तरह से व्यापारियों का भी समूह होता था, संगठन होता था। अब उसका जो मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था, उसके मुखिया को सेठ कहा जाता था। व्यापारियों का एक संगठन होता था, उसके मुखिया को इसमें सेठ कहा जाता था। तो जो इन सभी चीजों को संभालता था, सभी व्यापारियों पर जो कमांड करता था उसे सेठ कहते थे। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे व्यवसाय पाए जाते थे, जैसे कि अध्यापन का व्यवसाय हो गया, अधिवक्ता हो गया, चिकित्सक हो गया, ये सारे व्यवसाय, शिल्पकार हो गया, मूर्तिकला हो गया, मूर्तिकार हो गया, ये सारे व्यवसाय यहाँ पे पाए जाते थे। मेनली यहाँ पे आपको व्यापार के बारे में दिया हुआ कि व्यापार का जो समूह होता था उसे उसके मुखिया को सेठ के नाम से जाना जाता था। अब ये जो हमारा 6th पॉइंट है जिसका नाम क्या था, बर्नियर तथा विकसित पूरब, वो हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में जो 7th पॉइंट आता है आपकी बुक में, जो 7th डेफिनेशन है वो है महिलाएं।
दास, श्रमिक तथा सती। ये आपकी डेफिनेशन दी हुई है, महिलाएं, दास, सती तथा श्रमिक। इस तरह से आपकी डेफिनेशन दी हुई है। तो अब तक हमने वहाँ पे मुगल कालीन भारत में जो कुछ भी था, यात्री यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे क्या क्या देखा, अच्छा देखा, बुरा देखा, सभी चीजों के बारे में इसमें बताया हुआ है। लेकिन हमें ये जानना भी जरूरी है कि इसमें महिलाओं की स्थिति कैसी थी, महिलाओं के साथ शोषण होता था, नहीं होता था, कैसी प्रथाएं पाई जाती थी महिलाओं के साथ, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है, कुछ स्थितियां ऐसी थी जो अच्छी नहीं थी, बुरी थी, लेकिन फिर भी उसे सामान्य स्थिति में गिना जाता था, यानी वो नॉर्मल स्थिति मानी जाती थी। एक एग्जांपल से समझा देती हूँ, दास प्रथा। दास प्रथा अगर आप सुनते हैं तो एक तरह से आपके माइंड में आएगा कि हाँ ये चीज अच्छी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता जब सिंध आए थे तो उन्हें दिल्ली जाने की इच्छा हुई थी, क्योंकि वो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ मिलना चाहते थे, वो उनसे इम्प्रेस्ड थे। तब अगर एक व्यक्ति किसी स्थान से दूसरे स्थान, मतलब अपने रिश्तेदार या कहीं और जाएगा, तो वो गिफ्ट लेके जाता है। इसी तरह से इब्न बतूता ने भी किया। इब्न बतूता जब जा रहे थे दिल्ली तो उन्होंने सोचा मैं गिफ्ट ले चलता हूँ, तो उन्होंने बहुत सारे जो घोड़े, ऊंट और साथ ही साथ उन्होंने कुछ दास भी खरीद लिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ बोला कि उन्होंने दास भी खरीद लिए, तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि उस टाइम में दास जो प्रथा थी वो प्रचलित थी, लेकिन वो सामान्य स्थिति में गिनी जाती थी, उसे नॉर्मल माना जाता था, क्योंकि वो उस अपने समाज में इस तरह से घुल मिल चुकी थी कि सभी मानते थे कि हाँ ये तो नॉर्मल है। कोई चीज अपने व्यवहार में, अपने समाज में इस तरह से घुल मिल जाती है कि अपने को उसके मतलब एहसास ही नहीं होता कि ये गलत है या सही है, तो उसे हम नॉर्मल स्थिति में काउंट करते हैं। ऐसा ही दास प्रथा के साथ था। दास प्रथा थी तो बुरी, लेकिन इसे सामान्य स्थिति में गिना जाता था। और इसमें घरेलू श्रमिक भी होते थे। अगर श्रमिक की बात करें तो हम घरेलू श्रमिक भी होते थे, मतलब इनकी जो इनकम होती थी वो थोड़ी कम होती थी, इन्हें कम खर्चे के लिए रुपए दिए जाते थे, और इसके अलावा व्यावसायिक श्रमिक भी पाए जाते थे। ये सारी स्थितियां इसमें पाई जाती थी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आते हैं सती। अब सती आपने इसके बारे में सुना भी होगा और कहीं पढ़ा भी होगा कि पति की मृत्यु के बाद में जो पत्नी होती है उसे चिता पर उसके साथ ही जला दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, सती प्रथा कहलाती है। अब जो सती प्रथा है तो वैसे वो बुरी, लेकिन उस टाइम में क्या होता था, कुछ स्त्रियां, कुछ पत्नियां क्या करती थी, वो खुशी खुशी सती हो जाती थी, लेकिन कुछ के साथ उनके हाथ पैर बांध कर उन्हें जबरदस्ती सती कर दिया जाता था। तो ये वाली स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो पॉइंट है 7, महिलाएं, दास, श्रमिक तथा सती, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही जो हमारा चैप्टर है 5th, वो भी कंप्लीट हो गया। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।